गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद जो एक अधिगम का सिद्धांत है आपके। गेस्टाल्टवाद का अर्थ, अगर हम सिर्फ इस शब्द का अर्थ लें, क्योंकि गेस्टाल्टवाद से क्या प्रचलित अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवाद के सिद्धांत हैं, क्योंकि गेस्टाल्टवाद की बाद में उत्पत्ति हुई है और व्यवहारवाद के सिद्धांत अधिगम में पहले से ही चले आ रहे थे। अगर हम गेस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ देखें तो गेस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ सिर्फ होता है संगठित, पूर्ण, पूर्णाकृतिक संरचना, पूर्णाकार और समग्राकृति। गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट विचारधारा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मन में। गेस्टाल्ट शब्द एक ऐसा शब्द था जिसको हम इंग्लिश में या किसी भी भाषा में तोड़कर हम एज इट इज अलग नहीं कर सकते थे। इसका अगर हम देखें तो इसका कोई शॉर्ट या छोटा रूप नहीं निकला अंग्रेजी में, इसलिए जो जर्मन शब्द था गेस्टाल्ट, उसको एज इट इज ही मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया था कि जैसे के जैसा शब्द है वैसे का वैसा, क्योंकि इसका कोई अलग से शब्द का अर्थ नहीं निकला, तो इसलिए इंग्लिश में या किसी भी डिक्शनरी में इस शब्द का अर्थ एज इट इज लिया गया। इसलिए गेस्टाल्टवाद जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट विचारधारा भी जर्मन की है और गेस्टाल्ट शब्द भी जर्मन भाषा का ही है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने यथावत स्वीकार किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो संगठित, एक साथ। जब हम एक किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको संपूर्ण रूप से पूरा एक साथ देखते हैं, बाद में उसके छोटे छोटे अंशों को देखते हैं। पूर्ण, पूर्णाकृतिक संरचना, पूर्णाकार और समग्राकृति, मतलब सारी चीज एक साथ जब हम देखते हैं तो वो जब हम एकदम से देखते हैं तो सिर्फ उस पर जो चीज दिख रही है, सपोज मानो हम कोई दीवार देख रहे हैं, दीवार हम जब देखते हैं, जब दीवार पे कुछ नहीं लगा है तो हमें दीवार दिख रही है, लेकिन जब दीवार पे हम एक फ्रेम या एक हम घड़ी या हम ऐसी कोई चीज लगा देते हैं, टांग देते हैं, जिससे वो क्या होती है, सिर्फ हमें उस दीवार पे क्या दिखती है, सबसे पहले हमारी नजर जाएगी तो उस घड़ी पे या उस फ्रेम पे जाएगी, तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले वो फ्रेम दिखेगी, ना कि वो दीवार दिखेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखें तो ये अभी आपको शब्द क्या दिखेगा, सिर्फ हमने क्या लिख रखा है, दिखेगा कि रीट लिख रखा है, लेकिन अगर हम इसको बाद में इसके अंशों को देखते हैं तो अंश में आपको पता पड़ेगा कि इसमें धनपूर्ण चिन्ह है, मतलब प्लस के चिन्ह है और प्लस के चिन्हों के माध्यम से ये संरचना बनी है। लेकिन जब हमने सबसे पहले देखा तो सिर्फ हमें क्या दिखा कि एक शब्द लिखा हुआ है, एक स्पेलिंग लिखी हुई है किसी शब्द की, और बाद में उसके अंश, छोटे छोटे अंशों को देखा तो हमने देखा कि इसमें धनपूर्ण प्लस के चिन्ह हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब गेस्टाल्टवाद शब्द का जो अर्थ निकला वो ये निकला कि हम जब भी देखता है, मनुष्य एक साथ देखता है तो समग्र रूप को देखता है, बाद में उसके छोटे छोटे अंशों को देखता है। एक साथ जब वो कोई पिक्चर भी, कोई फ्रेम भी देख रहा है तो वो फ्रेम में सिर्फ जो मेन चीजें दिख रही है सामने उसके उभर कर आ रही है, वो उसको पूर्णाकार रूप में देख रहा है, समग्र रूप में देख रहा है, संगठित रूप में देख रहा है, उसके अंशों को वो बाद में देखता है, छोटे छोटे डिस्क्राइब करता है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप, आंशिक रूप से नहीं मतलब छोटा रूप नहीं दिखता, उसका आंशिक रूप नहीं दिखेगा किसी भी वस्तु का, किसी भी इसका, वो उसके सिर्फ रूप में देखता है, व्यक्ति उसको पूर्ण रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? पूर्ण रूप में। जब हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं तो हम पाठ्यक्रम की 5 इकाइयां देखेंगे, ना कि हम सिर्फ उसकी एक इकाई को देखेंगे, उससे एक इकाई के उसके छोटे छोटे अंशों को देखेंगे। जब हम कोई किताब देखते हैं तब हम उस किताब के आगे सिर्फ सारा सिलेबस देख लेते हैं, तो हमने उसको क्या देखा? हमने उसको पूर्ण रूप में देखा, ना कि उसको आंशिक रूप में, इकाइयों के रूप में देखा। तो आंशिक और पूर्ण रूप में इकाई में सीखा जाता है, कोई भी चीज देखी जाती है और सीखी जाती है, समझी जाती है तो पूर्ण रूप में देखी जाती है व्यक्ति द्वारा, छोटे रूपों में बाद में उसको विश्लेषित किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। जीवधारी किसी समस्या या परिस्थिति का अर्थपूर्ण समग्र रूप से संगठित प्रत्यक्षीकरण करता है। जीवधारी मनुष्य किसी भी समस्या या परिस्थिति, उसने बहुत सारी चीजें सीख रखी है, लेकिन समस्या जब सामने आएगी और परिस्थिति जब उसमें होएगी तो वो उस परिस्थिति और समस्या को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान करेगा। तो समस्या या परिस्थिति का अर्थपूर्ण समग्र रूप से
संगठित प्रत्यक्षीकरण करता है, एक साथ प्रत्यक्षीकरण करता है। सपोज मान लो कि व्यक्ति ने सारी चीजें सीख रखी है, एक अच्छा खासा वो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको सारी चीजें पता है, लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी समस्या में फंस गया कि जब वो किसी रास्ते पे जा रहा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है आजू बाजू, उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब परिस्थिति क्या है, समस्या क्या हो गई, गाड़ी खराब हो गई। वहाँ कोई परिस्थिति कैसी कि वहाँ कोई आने जाने वाला नहीं है, किस तरीके से उस समस्या को निकालेंगे? तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, आसपास के वातावरण को देखेगा, संगठित रूप से कि वातावरण कैसा है, आसपास की चीजें दिख रही, कहीं जाके वो उसके छोटे छोटे अंशों को देखेगा और फिर उसका प्रत्यक्षीकरण करेगा, उस समस्या में इससे निकलने के लिए सोचेगा। लेकिन जब वो शुरुआत में देखेगा तो उसके सामने समस्या है, परिस्थिति, और वो पूरे संगठित रूप में देखेगा कि मैं किसी जंगल के उसमें फंस चुका हूँ। तो गेस्टाल्टवाद का यह है कि जब गेस्टाल्टवादों के माध्यम से यह है कि व्यक्ति जब भी किसी वस्तु को, किसी समस्या को देखता है तो वो समग्र रूप में देखता है, संगठित रूप में देखता है, छोटे छोटे अंशों के रूप में नहीं देखता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय की स्थापना जर्मनी के, मैंने कहा है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है जर्मनी का है, जर्मन भाषा का है, जर्मनी के मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 में की गई थी। मतलब जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो जर्मनी में मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई थी, और इसके समर्थक थे, स्थापना तो किसने करी थी, मैक्स वर्दीमर ने। समर्थक कौन थे, कुर्ट कॉफका और वॉल्फगंग कॉलर, कुर्ट कॉफका और वॉल्फगंग कॉलर। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि सिद्धांत इसको किसने दिया है, सिर्फ कॉलर ने दिया है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समर्थन दोनों ने करा था। संप्रदाय की स्थापना वर्दीमर ने करी थी और समर्थक कॉफका और कॉलर थे। व्यवहारवादियों द्वारा अधिगम को, क्योंकि इससे पहले क्या चल रहे थे, अधिगम के सिद्धांतों में व्यवहारवाद के सिद्धांत चल रहे थे, तो व्यवहारवादियों द्वारा अधिगम को यांत्रिक प्रक्रिया माना जाता था। कौन सी प्रक्रिया माना जाता था, यांत्रिक प्रक्रिया, कि किसी भी कार्य को हम बार बार प्रयत्न या भूल के माध्यम से, प्रयास या त्रुटि के माध्यम से, या किसी कार्य को हम आवर्ती सिद्धांत या बार बार जिस कार्य को हम करेंगे अभ्यास के माध्यम से हम उस कार्य को सीख जाएंगे, गलती करके बार बार हम उसको क्या करेंगे, उसमें सुधार करते जाएंगे। तो यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से माना जाता था, यांत्रिक प्रक्रिया मानी जाती थी व्यवहारवाद में। लेकिन जब गेस्टाल्टवाद आया तो गेस्टाल्टवाद ने इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, कि जिसे गेस्टाल्टवाद ने अस्वीकार कर दिया कि अधिगम क्या है, अधिगम यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। गेस्टाल्टवादियों का मानना था, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम को माना संज्ञानात्मक और चेतन प्रयास की प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक और चेतन प्रयास की, कि व्यक्ति कब अधिगम करेगा, कब सीखेगा, जब उसमें संज्ञानात्मक होगा, ज्ञान होगा, चेतन अवस्था में होगा, और चेतन अवस्था में रहते हुए वो प्रयास करेगा। तो उन्होंने जो यांत्रिक प्रक्रिया व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई थी उसको कैंसिल करके, उसको अस्वीकार करके उन्होंने माना है कि व्यक्ति अधिगम कब करेगा, जब उसमें संज्ञानात्मक और चेतन प्रयास की प्रक्रिया के रूप में बताएगा, या चेतन या प्रयास की प्रक्रिया के रूप में होगा, तब व्यक्ति अधिगम करेगा। फिर संपूर्ण उसके अंशों के योग से बड़ा है, जो ये संपूर्ण है, मतलब हम किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो ये संपूर्ण जो है किससे बना है, संपूर्ण किससे है, उसके अंशों के योग से बड़ा है। क्योंकि बड़ा होता है, एक साथ दिखता है, संपूर्ण रूप से दिखता है, तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है, ना कि हमारा ध्यान उसके छोटे छोटे अंशों की ओर जाएगा। हमारा ध्यान इसके छोटे छोटे अंशों की ओर नहीं गया, हमारा ध्यान किसके ऊपर गया, हमारा ध्यान इस शब्द के ऊपर गया। हम इसको देखते हैं तो हम इसको संपूर्ण रूप से देखेंगे, ना कि हम उसके अल्फाबेटिकल वर्ड्स को देखेंगे, छोटे छोटे को। तो किसी भी चीज को जब व्यक्ति देखता है वो संपूर्ण रूप में देखता है, और संपूर्ण जो होता है उसके अंशों से बड़ा होता है। प्राणी प्रयत्न एवं त्रुटि या अनुबंधन, प्राणी प्रयत्न एवं त्रुटि या अनुबंधन या अन्य किसी सिद्धांत द्वारा नहीं सीखता है। जैसे उन्होंने व्यवहारवादियों की यांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार करा था, तो उन्होंने का कहना है कि प्रयत्न त्रुटि या अनुबंधन के द्वारा या अन्य किसी द्वारा, क्योंकि प्रयत्न और त्रुटि किसका है, थॉर्नडाइक, अनुबंधन पावलोव या अन्य किसी सिद्धांत के द्वारा नहीं सीखता है, अपितु अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा
अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम करता है। कि जितनी अंतर्दृष्टि या इसमें सूझ उत्पन्न होगी तो वो उस कार्य को करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, अधिगम नहीं सीखेगा। और सूझ की बात यह है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं, सपोज मान लो हमारे पास में आग लग गई है, तो जब हम क्या करेंगे, सूझ के द्वारा जल्दी से हम उसको, अपने कपड़े को और सबको चीज़ों को हटाएंगे। किसके द्वारा हुआ? सूझ के द्वारा। प्रयास और त्रुटि के द्वारा हमने वो चीज़ नहीं सीखी, हमने किसके द्वारा सीखी? अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखी। तो इसलिए गैस्टाल्टवादी कहते हैं कि चेतन प्रयास की प्रक्रिया है कि जैसे ही कोई कार्य को हम जब करते हैं तो उस कार्य में हमारे को उस सोचने की शक्ति या उस टाइम पे है, हमें हमारी जो ज्ञान की प्रक्रिया बुद्धि है वो चेतन अवस्था में होनी चाहिए, तो व्यक्ति उस कार्य को सीख सकता है। गैस्टाल्टवादी मस्तिष्क में किसी वस्तु दृश्य को पूर्ण या समग्र रूप से देखता है। मस्तिष्क में जब भी वो किसी चीज को देखेगा वो पूर्ण और समग्र रूप से देखेगा, उसके छोटे छोटे अंशों को नहीं देखेगा। इसका अंतर्दृष्टि या सूझ का सबसे अच्छा उदाहरण हमने थर्स्टी क्रॉ की कहानी पढ़ी है। उसमें मटका में पानी क्या होता है? बहुत कम होता है, नीचे तले में होता है, लेकिन कौवा क्या करता है? उसमें अपनी सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा उसमें पत्थर डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है, और वो क्या होता है? पानी ऊपर आ जाता है। हम इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी ले सकते हैं। न्यूटन ने क्या करा? उसने एप्पल को देखा, जब एप्पल नीचे क्यों है, उसने यही सोचा था कि एप्पल हवा में ऊपर की ओर क्यों नहीं गई, या वो नीचे लटक ही क्यों, बीच में ही क्यों नहीं रह गई, वो नीचे की ओर ही क्यों आई। तो उसने अपनी सूझ लगाई, जिसके आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का बल दिया, प्रतिपादित करा था। तो सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि द्वारा मनुष्य किसी भी चीज को जब देखता है तो पूर्ण रूप से देखता है और फिर उसके छोटे छोटे अंशों के ऊपर विचार करता है। इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं: पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति का समर्थन करता है, कि पहले हम सबसे बड़ी चीज को देखेंगे, फिर उसके छोटी छोटी चीजों को, उसके अंशों को देखेंगे, और शिक्षण पद्धति का समर्थन करता है। मानव व्यवहार गणितीय रूप से विश्लेषित नहीं है, क्योंकि गणित के रूप के आधार पर मानव व्यवहार नहीं चल सकता है। यह चिंतन, तर्क, कल्पना पर विश्वास करते हैं। व्यक्ति चिंतन करेगा, सूझ करेगा, तर्क करेगा और कल्पना करेगा तो उस चीज को वो कर सकता है और अधिगम कर सकता है। रटने व आदत बनाकर सीखने का विरोध करते हैं, कि रटने, किसी भी चीज को हम बार बार रटेंगे, अभ्यास करेंगे या उसको हमारी हैबिट बना लेंगे, आदत बना लेंगे, हम उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। इस सिद्धांत चीज का ये क्या करते हैं? व्यवहारवादियों का विरोध करते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि जितनी बार अभ्यास करेगा व्यक्ति, बालक उतनी बार उस चीज को सीख जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि रटने और आदत बनाकर सीखने का से नहीं सीखा जा सकता, अधिगम नहीं करा जा सकता है। गैस्टाल्टवादियों में एक ही प्रयोग दिया गया था। एक प्रयोग किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। कॉलर ने किसके ऊपर प्रयोग करा था? एक सुल्तान नामक चिंपांजी वनमानुष के ऊपर प्रयोग करा था। कब करा था? 1934 में। इसने दो प्रयोग करे थे, जब उसने दो समस्याएं वनमानुष के सामने रखी थी। पहली समस्या क्या रखी थी? एक उसने वनमानुष को, कॉलर ने क्या करा? वनमानुष को एक पिंजरे में कुछ दिन के लिए भूखा रखा, और उसमें फिर क्या करा? जब उसने प्रयोग करा तो पहला प्रयोग करा था छड़ी समस्या पर, दूसरा करा था बॉक्स समस्या पर। छड़ी समस्या पर बॉक्स का प्रयोग करा था। उस टाइप पे उसने केले जो थे पिंजरे से इतनी दूरी पे रखे कि वो छड़ी से ही उन केलों को प्राप्त कर सकता था। कुछ देर तो वनमानुष क्या करता ना, उछलता कूदता रहा, उसके समझ में नहीं आया, थक के हार के बैठ गया। जब उसने, कॉलर ने एक स्टिक, एक छड़ी उसी के ही पिंजरे में रख दी थी, तो उसने उस स्टिक या छड़ी के माध्यम से, सूझ के माध्यम से उसको, अपनी छड़ी को उठाया और उसको से केलों को अपनी ओर आगे की तरफ करा, जिससे उसने केले प्राप्त कर लिए। दूसरी बार ऐसे उसने दो स्टिक रखी जिनको जोड़ा जा सकता था पिंजरे में, और केले इतनी दूरी पर रखे कि दोनों ही स्टिक से वो केले प्राप्त हो सकते थे, छड़ी से प्राप्त हो सकते थे। कुछ देर वापस से वनमानुष चिंपांजी जो सुल्तान था वो उछला और उसने क्या करा? धड़ कर बैठ गया। वापस से उसने अपने सूझ लगाई, अंतर्दृष्टि के द्वारा उसने क्या करा? दोनों स्टिकों को जोड़ा और उससे उसने केले प्राप्त कर लिए। तीसरी प्रक्रिया में क्या करा? कॉलर ने पिंजरे में केले
पिंजरे की छत के ऊपर इतनी ऊंचाई पर टांगी कि एक बॉक्स उसने पिंजरे के अंदर रख दिया, और एक बॉक्स पर जब चिंपांजी चढ़ता था उस पर क्या करता, वो उसके ऊपर चढ़कर ही केले प्राप्त कर सकता था। पहले उसने केले देखे, उसको भूख लगी थी, कुछ दिन से भूखा है वो। उसने केले देखे, लेकिन एक बार में वो उछला कूदा, लेकिन वो एक बार में केले प्राप्त नहीं कर पाया। दूसरी बार में उसने क्या करा, जब उसने बॉक्स देखा उसके ऊपर चढ़ा और उसे केले प्राप्त कर लिए। चौथी प्रक्रिया में कॉलर ने पिंजरे में 2 बॉक्स रखे और केले इतनी ऊंचाई पे लगाए कि वो दोनों बॉक्सों पर चढ़कर ही केले प्राप्त हो सकते थे। चिंपांजी ने क्या करा, एक बॉक्स को रखा, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त कर लिए। तो चिंपांजी ने ये चारों ही जो प्रक्रियाएं करी, 2 छड़ी के द्वारा और 2 बॉक्स के द्वारा, किसके आधार पर करी, अपनी सूझ के आधार पर करी थी। तो ये सूझ का सिद्धांत था कॉलर का, जो आपको मैंने करा भी रखा है। और गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है, या गेस्टाल्टवादियों में और व्यवहारवादियों में क्या डिफरेंसेस है, उनकी क्या क्या विचारधारा उन्होंने दी है, इस चीज को मैंने आपको समझा दिया है। आपका गृह कार्य जो प्रश्न है वो यही दे रखा है। गेस्टाल्टवाद, क्योंकि मैंने आपको इससे संबंधित आपके नोट्स पूरे लिखवा रखे हैं, तो मैंने आपको एक बार वापस से समझा दिया। इसी गेस्टाल्टवाद की सिद्धांत और विशेषताएं और शैक्षिक शिक्षा के महत्व आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। आपका गृह कार्य प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद का क्या अभिप्राय है, सूझ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपको ये आपका गृह कार्य प्रश्न दे दिया गया है।